हेलो एवरीवन। आज हम सीआरपीसी को 251 सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और 300 तक चलेंगे। 250 सेक्शन 250 सेक्शन तक हम पढ़ा चुके हैं पिछले 5 टर्न्स पर 5 डेज में। छठा दिन है आज हम लोगों का। आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 20, जो कि धारा 251 से लेकर धारा 259 तक है। और अध्याय कहता क्या है? मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। वो विचारण जो मजिस्ट्रेट सम्मन मामले में करते हैं उनको बताया गया है अध्याय 20 में, जो कि धारा पूछा जाता है सम्मन मामले कहाँ से कहाँ तक है। 251 से 259 तक 259 तक है। सबसे पहले हम 251 धारा देख ले। 251 धारा क्या कह रही है? जितने भी सम्मन मामले हैं उसमें सबसे पहले अभियोग का सारांश बताया जाना। पूछा जाता है सम्मन मामलों की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, तो धारा 251 बता रही है अभियोग का सारांश बताया जाना। मतलब जब सम्मन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टताएं बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो दोषी होने का अभिवचन करता है, अभिवाद करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है। किंतु यथारीत आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। पूछा जाता है किन मामलों में आरोप विरचित करना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जरूरी नहीं है, तो वो है सम्मन मामले। इनमें आरोप विरचित करना जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात है। सबसे पहली धारा यही बता रही है कि सबसे पहले जैसे ही अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आता है वो सारी विशेषताएं बता देता है कि आप पे ये आरोप है, क्या आप कबूल करते हैं कि आपने गुनाह किया है कि नहीं किया है। ये होता है अभियोग का सारांश बताया जाना। फिर धारा 252 दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। अगर अभियुक्त कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो हमने बताया है अगर वो अभिवचन कर देता है तो अभिभाग करने पर मजिस्ट्रेट जो होगा वो स्वविवेकानुसार दोष सिद्धि करेगा। पूछा जाता है अभिभाग करने पर किस तरह से दोष सिद्धि करता है, तो मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार दोष सिद्धि कर देगा। धारा 253 कहलाती है छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। पूरी धारा ये है 253 की। कहने का मतलब ये है अगर छोटे मामले हैं जो कि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अगर अभियुक्त वहाँ पर उपस्थित नहीं है और वो अधिवक्ता के मार्फत कहना चाहता है कि हम अपने दोष को स्वीकार कर रहे हैं, अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसके अभिभाग पर स्वविवेकानुसार दोष सिद्धि कर देगा। फिर आ जाइए धारा 255 में। धारा 255 अभी सम्मन ट्रायल चल रहा है। इसमें दोष सिद्धि या दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाता है। कहने का मतलब है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है सम्मन मामलों में कि व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, तो वो उसको दोष मुक्त कर देगा सारे साक्ष्यों पर विचार करने के बाद। और अगर साक्ष्यों और सारी कार्रवाई सारे पक्षकारों को सुनने के बाद, गवाहों को सुनने के बाद उसको लगता है कि अभियुक्त दोषी है, तो उसकी दोष सिद्ध कर देगा। फिर 258 पर आ जाइए। 258 धारा क्या कहती है? कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या मजिस्ट्रेट को किसी भी प्रकरण पर कार्रवाई को रोक देने की शक्ति है कि नहीं है। इस तरह का शॉर्ट नोट खूब आता है मेंस में। प्री में भी पूछ लिया जाता है किस धारा में बताया क्या है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई को रोक सकता है, तो वो धारा है 258। समझ लें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है। समझ लीजिए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपने आप रोक सकता है, और कोई और मजिस्ट्रेट है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पहले मंजूरी लेगा, फिर उस कार्रवाई को रोक सकता है। कब? निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी। और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्यों को अवलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है,
कहने का मतलब अगर साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित हो गए हैं, उनकी परीक्षा हो चुकी है और इस तब कार्रवाई रोक रहा है मजिस्ट्रेट, तो क्या करेगा, दोष मुक्ति का निर्णय सुना देगा। और अन्य दशाओं में क्या करेगा, वो अभियुक्त को छोड़ देगा और ऐसे छोड़ने का असर जो होगा वो उन्मोचन होगा। दोनों चीज़ें, 3-4 प्रश्न बन गए कि किस धारा में रोक सकता है, किस आधार पर कौन कौन रोक सकता है, किस परिस्थिति में रोकेगा तो क्या परिणाम होंगे, तमाम बातें। फिर आ जाइए आप 259, धारा 259 कहती है सम्मन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। कब परिवर्तित कर सकता है? इससे पहले एक धारा 87 थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करने की न्यायालय की शक्ति। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि सम्मन मामलों को वारंट मामलों में कब संपरिवर्तित कर सकता है न्यायालय, वो है धारा 259 में। क्या होगा, जब 6 मास से अधिक के कारावास से दंडनीय सम्मन मामलों में विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि न्याय हित में उस न्यायालय का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है। कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि सम्मन मामलों की तरह नहीं बल्कि वारंट मामलों की तरह विचारण किया जाना चाहिए, तो क्या करेगा, उसको वारंट मामले में परिवर्तित करने के बाद जिन साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है उनकी पुनः परीक्षा करेगा, उन्हें पुनः बुलाएगा और उनकी परीक्षा की जा सकती है, क्योंकि पहले सम्मन मामलों के आधार पर उनकी परीक्षा हुई थी, अब थोड़ी सख्त परीक्षा होगी जो क्योंकि वारंट मामला बन चुका है। अब आ जाइए आप अध्याय 21 धारा 260 से 265 तक है और ये समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण से संबंधित अध्याय है। अध्याय 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले धारा 260 दंड प्रक्रिया संहिता की क्या कहती है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण की शक्ति किस किस को है, तो बता दिया गया है। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कौन 3 तरह के मजिस्ट्रेट बताए गए हैं, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किया गया है, ठीक समझता है तो निम्नलिखित बातों में किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। कहने का मतलब है संक्षिप्त विचारण सिर्फ 3 तरह के मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसको उच्च न्यायालय ने इसलिए विशेषता नियुक्त मतलब इस निमित्ता विशेषता रखा हुआ है। तो और किन मामलों में संक्षिप्त विचारण होगा ये समझ लें। पहली बात, वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है, मतलब 2 से अधिक वर्ष तक का जिन अपराधों में कारावास नहीं दिया जा सकता उन अपराधों का संक्षिप्त विचारण होगा। दूसरे पॉइंट में बात कही गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 381, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल 2000 रुपये से अधिक नहीं है। तीसरी बात, भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 411 और 414 में अपराध, पिछले टर्न पे भी हम पढ़ा चुके हैं। 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, 414 में है चुराई हुई संपत्ति में को छुपाने में मदद करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 400 तथा 456 और 504 और 506 के अधीन अपराध जो भी हैं। आखिरी बात, इनमें जो भी ऊपर लिखे हुए इनमें से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न का अपराध, अगर कोई अपराध ऊपर जितने भी अपराध बताए गए हैं उनका दुष्प्रेरण करता है, अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है, षड्यंत्र रचता है, सहायता करता है या फिर प्रयत्न करता है अपराध करने का, तब भी इन अपराधों का, इनके षड्यंत्र का या प्रयत्न का या दुष्प्रेरण का संक्षिप्त विचारण हो सकेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 261 कहती है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, सामान्यतः द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण नहीं करता है, मगर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सशक्त कर सकता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को। ऊपर हमने रखा एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वहाँ पर मतलब है उसका कि अगर वो चाहे तो सशक्त कर सकता है।
उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या 6 मास से अनधिक कारावास से दंडनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उच्च न्यायालय चाहे तो किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों की का संक्षिप्त विचारण का के लिए सशक्त कर सकता है कि जिन अपराधों में सिर्फ जुर्माना है या 6 मास तक का कारावास है या फिर ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण या प्रयत्न, तो इन अपराधों को विचारित करने के लिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को सशक्त कर सकता है उच्च न्यायालय। एक धारा इसमें और है इंपॉर्टेंट 362 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो सम्मन मामलों के समान होगी, क्योंकि संक्षिप्त विचारण है तो सम्मन मामले होते हैं ये सब। और इसमें और प्रक्रिया क्या होगी, इन संक्षिप्त विचारण में कभी भी 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास नहीं दिया जाएगा और 1000 रुपये तक का मैक्सिमम जुर्माना दिया जाता है संक्षिप्त विचारण है। इससे पहले भी आई थी, छोटे मामलों की बात आई थी एक जगह, वहाँ पर हमने बताया था। फिर आ जाइए आप अध्याय 21 का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंतः स्थापित किया गया है। ये अध्याय का मतलब है अविभाग सौदेबाजी, प्ली बार्गेनिंग कहते हैं इसको। किन मामलों में इसमें लागू होता है पहले तो समझ ले। धारा 265 ये अध्याय 265 धारा 265 का से लेकर 265 ठा या एल तक चलती है। ये भी प्रश्न आया है एचजेएस में, कहाँ से कहाँ तक ये धारा है, तो 265 के ए से लेकर एल तक ये अध्याय है। इसमें पहली धारा है 265 का, क्या कहती है, 65 का कहती है अध्याय का लागू होना, कि जो ये प्ली बार्गेनिंग है, अविभाग सौदेबाजी है, ये कहाँ लागू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले समराइज टाइप में आप समझ लीजिए कि पहली बात तो ये धारा, ये अविभाग सौदेबाजी जो है, ये अध्याय सिर्फ उन अपराधों पर लागू होगी जो 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय ना हो। अब चूंकि 2 पॉइंट इसमें पहले बताए गए हैं, का पॉइंट में बताया गया है पुलिस रिपोर्ट पर जो मामले दर्ज होते हैं, दूसरे में बताया गया है परिवार से संबंधित जो मामले होते हैं उनके बारे में। समझ लें पॉइंट्स में लिखा क्या है या किस तरह से आपको मेंस लिखना होता है। हम पढ़ के इसलिए बताते हैं बार बार आपको कि इस तरह का मैटर आपको लिखना होता है, जिससे आप हमारी बात को बार बार रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको लिखने की एक आर्ट आ जाएगी, आप उन शब्दों को लिख पाएंगे जो एग्जैक्टली लिखना चाहिए एग्जाम्स में। पहले का पॉइंट में बताया है कि ये अध्याय उस अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध, पहली बात रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट होती है धारा 173 के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसमें ये अभिलिखित करते हुए अग्रसित की गई है कि उसके द्वारा उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य अपराध कारित किए 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य अपराध कारित किया गया प्रतीत होता है। कहने का मतलब है सिर्फ ये उन अपराधों में लगेगी जहां पर क्या हो 7 वर्ष से अधिक के अलावा कोई अपराध किया जाना प्रतीत होता हो, और ऐसी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वो मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट ने परिवार पर उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया है, सिवाय, हर जगह सिवाय लिखा हुआ है, सिवाय अन्य अपराध का संज्ञान लिया है, और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा के बाद धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी किया है। बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, जो पुलिस रिपोर्ट्स के मामले होते हैं उनमें पुलिस जो FIR, कहने का मतलब है FIR से संबंधित पुलिस रिपोर्ट मामले होते हैं, वो उनके लिए जो है एक पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है धारा 173 के अंतर्गत। अगर उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को बताया गया है कि ये मामला ऐसा है जिसमें 7 साल से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता, या फिर मजिस्ट्रेट ने परिवाद में साक्षियों की परीक्षा कर ली हो और फिर परीक्षा करने के बाद 204 के अनुसार आदेशिका जारी होता है, जहां पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि अपराध किया गया है, तो वहां आदेशिका जारी की जाती है 204 के अनुसार। तो दोनों ही मामलों में अगर 7 साल तक का अपराध नहीं किया हुआ प्रतीत होता है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग की अध्याय लगेगी, ये अविभाग सौदेबाजी की धारा अध्याय लगेगी या धारा लगेगी।
धारा 265 का। अब कहाँ नहीं लगेगी, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, किंतु वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा अपराध देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी स्त्री अथवा 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध कारित किया गया। अगर कोई अपराध जो है देश की आर्थिक या सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है या स्त्री के विरुद्ध अपराध है या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध किया गया, तो प्ली बार्गेनिंग का फायदा अपराधी को या अभियुक्त को नहीं मिलेगा। दूसरी उपधारा क्या कहती है? उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध होगा। बहुत पूछा जाता है प्री में ये क्वेश्चन कि कौन ये अधिसूचना द्वारा बताएगा कि कौन से अपराध जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं। तो ये काम क्या है, किसका है? केंद्रीय सरकार का है, और केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा बताती है, अधिसूचित करती है। धारा 265 खा में आ जाइए। अविवाद सौदेबाजी के लिए आवेदन। तो अविवाद सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग है, इसके लिए आवेदन आप कहाँ करेंगे? इसके लिए आवेदन आप उस न्यायालय में करेंगे जहाँ पर आपका विचारण हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्ली बार्गेनिंग की जाए, आपको कुछ फ़ायदा मिले, आपको रिलीफ मिले, तो आप उस न्यायालय में धारा 265 खा के अनुसार आवेदन कर दीजिए जिस न्यायालय में विचारण चल रहा है। और क्या करिए, ये इसमें एक दो बातें और ध्यान रखना है आपको कि इसकी जो कार्रवाई होगी वो बंद कमरे में होगी, जिसको इन कैमरा कहते हैं इंग्लिश में। किसकी? अभियुक्त की परीक्षा जो होगी बंद कमरे में होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर आप ये अध्याय 21 भी खत्म हो गया, अध्याय 22 पर आ जाइए। अध्याय 22 जो है धारा 266 से लेकर 271 तक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय नहीं है, सिर्फ इसमें बताया गया है कि कारागारों में, जो जेलों में परिबद्ध या निरुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी हाजिरी किस तरह से होगी। इसमें एक धारा इंपॉर्टेंट है 271, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। तो अगर कारागार में कोई व्यक्ति, कोई साक्षी है और उसकी परीक्षा की जानी है, तो क्या होगा? उसके लिए कोई भी व्यक्ति वो हो निरुद्ध, तो उसके लिए क्या होगा? कमीशन जारी किया जा सकता है। ये बताती है धारा 271। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आ जाइए अध्याय 23 में। अध्याय 23 धारा 272 से लेकर धारा 299 तक चलेगी। यही अध्याय हम लोगों को पढ़ना है, लास्ट अध्याय है ये हम लोगों का। इसमें कई एक सेक्शन अच्छे हैं जैसे, और ये अध्याय है क्या? जांचों और विचारणों में साक्ष्य से संबंधित है, अध्याय 23। इसमें पहली धारा देखें, धारा 272 प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। धारा 272 कहती है न्यायालयों की भाषा। पूछा जाता है कि जो राज्य में न्यायालयों की भाषा होती है उसको कौन निर्णीत करता है, कौन अवधारित करता है? तो लिखा हुआ है राज्य सरकार। राज्य सरकार ये अवधारित करेगी कि राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। ठीक, उच्च न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्य में जितने भी न्यायालय होते हैं उनकी भाषा का अवधारण करने का काम राज्य सरकार का है, ना कि उच्च न्यायालय का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और खूब आता है। अब आपके पास धारा है 273 जो क्या कर रही है? साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। इंपॉर्टेंट धारा है, इसलिए मेंस में आती है। हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ मुख्य परीक्षा। समझ लें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 क्या कहलाती है? साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। समझ लें इसको। अभियुक्त अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे व्यक्तिगत रूप से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। मतलब अगर कहीं कोई अपवादिक दशा नहीं है तो जो भी साक्ष्य होंगे वो अभियुक्त की या अभियुक्त को हाजिरी से अभिमुक्ति मिल गई है तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाएंगे। अब इसमें एक परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किसी किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना, वहां न्यायालय ये सुनिश्चित
साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है वहाँ न्यायालय ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना ना हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा। कहने का मतलब है, अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है, लड़की है, और उसके साथ कोई बलात्संग या लैंगिक अपराध हुआ है तो न्यायालय ये इस तरह की व्यवस्था करेगा कि अपराधी की और उस स्त्री की, उस बालिका का आमना सामना हो ना हो, और अभियुक्त की जब प्रतिपरीक्षा की जाए तब भी इस तरह से सुनिश्चित की जाए कि इन दोनों का आमना सामना ना होने पाए। इस तरह की ये व्यवस्था करेगा न्यायालय। अब आ जाइए धारा 273, 72 हो गई, 73 हो गई। 73 के बाद 273 के बाद आ जाइए 280। 280 इंपॉर्टेंट है। साक्षी प्री के हिसाब से साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ। भावभंगी होता है कि जैसे जब मजिस्ट्रेट कोई प्रश्न पूछ रहा है तो किस तरह के हाव भाव हैं उस अभियुक्त के या साक्षी के, तो उन हाव भाव को भी या के बारे में टिप्पणी कर सकेगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, या उनको अभिलिखित कर सकेगा कि जब ये प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उसका बिहेवियर कैसा था या उसने क्या नोटिस की मजिस्ट्रेट ने बात या न्यायाधीश ने बात, वो भी साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां कर सकेगा, उसको अभिलिखित भी कर सकेगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय। धारा 282 में आ जाइए। दुभाषिया क्या होते हैं? इंटरप्रेटर, जो किसी बात को इंटरप्रेट करते हैं, उपांतरित करते हैं, बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसको इजी करके इंटरप्रेट करते हैं। तो द्विभाषिया ठीक ठाक भाषांतरण करने के लिए आबद्ध है। तो कोई भी इंटरप्रेटर कोई भी किसी बात का वर्णन, जैसे मूक साक्षी होते हैं, उनका जो मूक साक्षी बोलने में असमर्थ होता है तो वो इशारे से बताता है, तो इंटरप्रेटर उसकी बात को अभिलिखित कराता है न्यायालय में। तो ये इंटरप्रेटर जो होता है वो द्विभाषिया है। इसका कर्तव्य है ये न्यायालय को बिल्कुल ठीक ठीक बताए, इसके लिए वो आबद्ध है। अगर वो इसके साथ छेड़छाड़ करता है, मतलब जो मूक साक्षी है, कोई इस तरह का साक्षी है, वो कुछ बता रहा है और इंटरप्रेटर कुछ लिखवा रहा है, तो इसका मतलब वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो अपराधी माना जाता है। फिर आ जाइए धारा 284 में, इंपॉर्टेंट है, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में बहुत आता है ये सेक्शन 284, इसलिए हम लोग चलते हैं 284 में। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो के साथ हम PDF लगा के दे रहे हैं। शुरू में आप देखेंगे आपको प्री प्लस मेंस मिल रहा है, बीच में कुछ धाराएं ऐसी हैं जो सिर्फ प्री से ही संबंधित है, मेंस में नहीं आती हैं, तो उनको भी हम बता दे रहे हैं। तो पूरा मैटर कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा दें। फिर भी अगर आपको कोई असुविधा हो रही तो हम चूँकि नंबर भी बीच बीच में अपना बता देते हैं 9450770672, तो इस पर संपर्क कर लीजिएगा, और या फिर कमेंट के ज़रिए आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं। उसके अलावा चूँकि इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं जिन पे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। उस तरह का भी मैटर अगर आपको चाहिए या ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है तो भी आप हमसे इस नंबर पर 9450770672 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या होगी धारा 284? कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या है, देखें किस तरह के शब्द आपको लिखना होते हैं। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्यायालय के उद्देश्यों के लिए ये आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अवमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। कहने का मतलब है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि साक्षी को उपस्थित होने में करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा या बहुत ज़्यादा विलम्ब होगा या बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाएगी, तो क्या करेगा, उसको उपस्थित होने के बजाय कमीशन जारी कर देगा कि जहाँ पर वो है वहीं से। अब चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैटर आ गया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए साक्षी का जो साक्ष्य है वो ले लिया जाए और अभिलिखित कर लिया जाए। अब इसमें एक परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है,
परंतु जहां न्यायालय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ के राज्यपाल के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। अगर कोई साक्षी क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है या किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्रशासक है, तो वहाँ पर ये जो कमीशन है ये कंपलसरी हो जाती है कमीशन जारी करना, और ऐसे व्यक्ति के लिए कमीशन जारी करेगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, और उसको उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसमें एग्जैक्टली हुआ यह था, नाइजीरिया में एक चिकित्सक थे और उन चिकित्सक का साक्ष्य जो था अभिलिखित किया जाना था न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मगर सेशन न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने दोनों ने लापरवाही दिखाई और उन चिकित्सक का जो साक्ष्य था उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत नाराज़ हुआ। इसने सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, क्योंकि सेशन न्यायालय ने निर्णय दिया था, उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी थी, तो दोनों ही न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कहा कि आपको क्या करना चाहिए था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सक का बयान दर्ज करना चाहिए था, जिससे आप मामले के निर्णय तक पहुँच पाते। और इन दोनों के निर्णय को निरस्त कर दिया था और नया निर्णय दोबारा विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया था। फिर ये हम निर्णय दे देते हैं, फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा निर्णय चाहिए होंगे तो अभी हम निर्णय की एक प्लेलिस्ट हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए, ये इस तरह से धारा 284 हो गई। धारा 285 भी पूछ ली जाती है, मगर ऊपरी के हिसाब की धारा है। कमीशन किसको जारी किया जाएगा, मतलब कमीशन जारी के संबंधित कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं, तो सिंपल सी बात है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो कि उस स्थानीय अधिकारिता वाले हैं जहां पर वो कमीशन जारी किया जाना है, तो वहां के या जो जहां पर ये विचारण किया जा रहा है अभियुक्त या अपराधी का, तो जहां जिससे मामले से संबंधित साक्षी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए जो जिम्मेदार मजिस्ट्रेट हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। इनसे नीचे का मजिस्ट्रेट कमीशन जारी नहीं कर सकता। फिर धारा 291 291 का 291 का पे आ जाइए, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। ये मुख्य परीक्षा से भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट टाइप का प्रश्न आता है इस पर, ये समझ लीजिए ये किस तरह का है। 291 ए या 291 का मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट क्या है, मतलब इसका कोई दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की बाबत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। यद्यपि मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। कहने का मतलब है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और उसकी कोई ऐसी शिनाख्त रिपोर्ट है जिसको उसने शिनाख्त की हुई है और उस पर शिनाख्त रिपोर्ट पर उस मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उस मजिस्ट्रेट को बुलाना ज़रूरी नहीं है। उसकी जो शिनाख्त रिपोर्ट है किसी भी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले आई जाएगी और इसमें कोई भी दो राय नहीं रखी जाएगी। फिर आप चले जाइए सेक्शन नंबर, हम लोग पहुंच जाएं 293, कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है 293 भी, कि जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं उनकी रिपोर्ट को भी अगर हस्ताक्षरित कर दिया गया है उस विशेषज्ञ द्वारा, तो उसको भी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह की धारा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 253, देख लें। कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट क्या कहती है, ये कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई है, किसी सामग्री या चीज़ के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। शब्द इसलिए लिख रहे हैं, शॉर्ट नोट इसीलिए लगा रहे हैं सारे, ये हम हैंड रिटन नोट्स इसीलिए आपको दे रहे हैं कि मैटर आपको इस तरह से लिखना है, एकदम अपनी भाषा में नहीं लिखना है। कहने का मतलब है मामले को थोड़ा सा आपको विधिक रूप में लिखना होता है, इसीलिए शॉर्ट नोट लगाए जा रहे हैं। इसलिए आप इस मैटर को भी ध्यान से पढ़ें, इसीलिए हम आपको पढ़ के बार बार सुनाते हैं कि कोई आपको असुविधा ना हो, जिससे आप मैटर को समझने के बाद अगर वीडियो चलाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई रिपोर्ट
सरकारी वैज्ञानिक ने बनाई है और उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उस वैज्ञानिक विशेषज्ञ का मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। उसकी रिपोर्ट मात्र ही साक्ष्य के रूप में किसी भी जांच, विचारणा या अन्य कार्यवाही में प्रयोग की जा सकती है। 295 धारा कहलाती है लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। अगर कोई लोक सेवक है और उसके आचरण के बारे में, सबूत के बारे में बात होगी, तो उसके आचरण को शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जाएगा, ये बताती है धारा 295। धारा 296 क्या कहती है? शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। ये हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट नोट टाइप का मैटर है, इसलिए हम लोग चलें इसको डिटेल पढ़ लें। 296 धारा देखें, शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है, फॉर्मल है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब है शपथ में दिया गया जो औपचारिक साक्ष्य है वो हर जांच, विचारण के तौर पर, जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। मगर दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि अगर मान लीजिए साक्ष्य पे जो शपथ पत्र पे जो साक्ष्य दिए गए उससे अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी परीक्षा करने के लिए उस व्यक्ति को बुला भी सकता है। यही बात बताई गई धारा 2 में, देख लें आप। यदि न्यायालय ठीक समझे तो वो किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा। कहने का मतलब है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मात्र शपथ पत्र से साक्ष्यों को साबित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति को जिसका ये साक्ष्य है उसको बुलाया जाना चाहिए, तो अभियोजन या अभियुक्त व्यक्ति जब आवेदन करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को शपथ पत्र के अलावा उसको न्यायालय में बुलाया जाएगा और उसकी परीक्षा की जाएगी। जैसा भी न्यायालय ठीक समझेगा वैसा कदम उठाएगा। इस तरह से आपका ये दो धारा हो गई 296। 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। कौन से प्राधिकारी हैं जिनके उपस्थिति में शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण की जाती है? समझ लें, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट है। 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। तो पहली बात तो है कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर या फिर नोटरी अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया कोई नोटरी, इनके समक्ष क्या होगा, आप शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ये बता दी गई बात धारा 297 में। पूछा जाता है किस धारा में है, किनके समक्ष शपथ ली जाती है, तमाम तरह के प्रश्न आप घुमा घुमा के देखेंगे। कंप्लीट मैटर है, इन्हीं प्रश्नों, अगर ये मैटर आप तैयार कर लेंगे कोई भी प्रश्न आपका प्री का बच सकता है ना मेंस का बच सकता है। मैटर पर्याप्त है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बेहतर तरीका हमने बताया हुआ है। वीडियो चले तो मोर जब लिख के आए तो उसको टच करें आप। PDF में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF खुल जाएगा, PDF को आप डाउनलोड करें, हार्ड कॉपी को अपने हाथ में रखें और फिर मैटर को पढ़ना शुरू करें। हमारा वीडियो देखते जाएँ, मैटर को समझते जाएँ और जब आपको समझ में आ जाए तो 2-4 बार वीडियो चलने दें, जिससे वो मैटर आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम्स में लिख पाएंगे, बेस आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। फिर आ जाइए धारा 298 में, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। तो बताया जाता है कि जो अवलेख होते हैं चाहे वो दोष सिद्धि के हों, क्योंकि अगर दोष सिद्ध करता है मजिस्ट्रेट तब भी वो अपने कारणों को संक्षेप में लिखता है, एक अभिलेख तैयार करता है, या दोष मुक्ति करता है तो भी एक अभिलेख तैयार करता है, संक्षेप में मैटर लिखता है। तो दोष मुक्ति या दोष सिद्ध की जो अभिलेख तैयार करता है मजिस्ट्रेट, उनको न्यायालय में प्रस्तुत करके पूर्व दोष सिद्ध या पूर्व दोष मुक्ति साबित की जाती है। ये बताई गई है धारा 298 में बात। अब आ जाइए आप, आखिरी धारा 299 है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। धारा 299 में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। अभी हमने 273 धारा पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि जो इतने भी साक्ष्य होंगे वो अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर या तो अभियुक्त का कोई पता नहीं है कि या अभियुक्त भाग गया है, न्यायालय की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, गिरफ्तार नहीं किया गया। पहली उदाहरण बताया गया है कि अगर अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, साक्ष्य लिया जाएगा, जो भी साक्षी उस मैटर से संबंधित होंगे। अगली दूसरी उपधारा जो है उसमें बताया जाएगा आपको
कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा अगर अपराध किया गया है, तब भी ऐसे मामलों में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य अवलिखित कर लिया जाएगा उस अभियुक्त की अनुपस्थिति में। पहला पॉइंट देखें आप, लिखना कैसे, आप ये समझ लें। यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है, न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। और ऐसा कोई भी अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि कब दिया जा सकता है, ये बात ध्यान से समझ लें। यदि अभिसाक्षी मर गया है, मतलब वो अगर वो साक्षी जितने साक्ष्य दिया वो मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या मिल नहीं सकता, या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के जितने की मामले की परिस्थितियों में अनुचित होंगी नहीं कराई जा सकती। समझ गए होंगे आप उपधारा 1। उपधारा 2 समझ लीजिए। यदि ये प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो न्यायालय या सेशन न्यायालय का न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय का न्यायाधीश, क्योंकि जो आजीवन कारावास या मृत्यु से संबंधित अपराध है उनका ट्रायल कौन करा, उनका विचारण जो है उच्च न्यायालय करता है या सेशन न्यायालय करता है। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय का न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्षियों की जो अपराध करने के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं परीक्षा करे, और लिया गया कोई भी अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया गया है साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि कब, कहने का मतलब है पहले तो वो व्यक्ति जिसने अपराध किया था अज्ञात था, जिसने मृत्यु या जीवन कारावास का अपराध किया था, तो क्या किया, सेशन न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को निर्देश दे दिया कि आप ऐसे साक्षी जो इस जो अपराध हुआ इससे संबंधित जो साक्षी है उनकी परीक्षा करिए। और जब वो गिरफ्तार हो जाता है व्यक्ति, जब तक वो अज्ञात था तब तक अज्ञात था, मगर जब वो गिरफ्त में आ जाए, पुलिस की न्यायालय की शरण में आ जाए, तब क्या होगा, उन साक्ष्यों को उस पर आरोप था उन साक्ष्यों को साबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या भारत की सीमाओं से परे चला गया है। तो इन हालात में क्या कर सकते हैं आप, साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा और साक्षी का साक्ष्य अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया जाता है। अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख लिया जाता है। इस तरह से ये आपका धारा 299 भी कंप्लीट हो गई। अब अध्याय 24 शुरू हो जाएगा 24, जो कि धारा 300 लेकर धारा 327 तक चलेगा। और अध्याय में है क्या, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। अब चूंकि धारा 300 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, क्योंकि टर्न हम प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो हमारा कुछ लंबा हो गया था, आप लोग 40 मिनट से लंबा वीडियो नहीं देख रहे हैं बहुत ध्यान से, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि टोटल मैटर आपको 40 मिनट के अंदर अंदर दे दें। हालांकि ये हमने ये PDF देखिए धारा 300 का भी लगाया हुआ है, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो कोई बात नहीं, अगला जो आपका टर्न होगा उसके लिए ये लास्ट वाला पेज आप डाउनलोड ना करिएगा, लास्ट पेज हम अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर ये हम धारा 300 पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट मैटर है हर परीक्षा के लिए, चाहे आप PCSJ, HJS, APO कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो प्री हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी परीक्षा का, या फिर LLB कर रहे हो, हर व्यक्ति के लिए ये मैटर सफिशिएंट है, पर्याप्त है। कोई भी धारा हमने छोड़ी नहीं है कि जिससे कोई प्रश्न आता हो, और जिस तरह से आता है वो भी हम अपने इतने शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर करके दे देते हैं कि अगर कोई प्रश्न किसी भी तरह से आएगा, अगर आपने हमारा मैटर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप हर हाल में सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा मैटर है। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें वीडियो चलाते वक्त मोर लिख के आएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF लगा हुआ है हैंड रिटन नोट्स का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए, और फिर आपको जब मैटर समझ में आ जाए तो वीडियो को 2-4 बार चलने दीजिए, जिससे आप क्या होगा, मैटर को पूरी तरह से 100% समझ जाएंगे। फिर आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर कोई असुविधा होती है आपको, तो हमारे नंबर 9450770672 पर कांटेक्ट कर लें। इसमें हमने ये नंबर लिखा नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ओरली।
संपर्क कर लें। कोई भी असुविधा होगी, जैसा कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चलाते हैं, चाहे आप APO HJS PCSJ किसी की भी तैयारी कर रहे हो या एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैटर देते हैं। जिस तरह से भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं। ये मैटर सारे साथियों को अपने शेयर कर दें प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।